अब सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर में ये पढ़ लिए कि सॉल्यूशन जो है वो बनता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉलिड का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन अगर कम है तो डाइल्यूट है। लेकिन ये तो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिवली हो गया कि क्वालिटेटिवली आप बता रहे हो। मेजरमेंट के लिए जो यूज करते हैं वो क्वांटिटिवली यूज करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंस आ रहा है कि वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब ढेर सारा चीज है। तो ये सब पढ़े, उसका लॉज भी पढ़े कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कुछ का भी हो सकता है। सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड का भी सॉल्यूशन हो सकता है और गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट में ज्यादा कौन है, यानी किस कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका क्वांटिटी कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉज भी सॉल्यूशन में जो जो पढ़ना है वो सब भी पढ़ चुके हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब चीज को। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में मिल सकता है एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के एक फिक्स टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिल सकता है, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा नेचर पे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का नेचर कैसा है। क्योंकि लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड में ही डिजोल्व होगा, आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में डिजोल्व होगा, मेटालिक कंपाउंड है तो मेटालिक कंपाउंड में डिजोल्व होगा। ऐसे करके सब ये सब चीज भी देख लिए। प्रिंसिपल में क्या क्या है कि अगर सॉलिड को लिक्विड में आप अगर डिजोल्व कर रहे हो तो यानी कि आपका सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो लेचिटलियर प्रिंसिपल है। और ये लेचिटलियर प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो दो टाइप का, या तो इंडोथर्मिक नहीं तो एक्सोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि उसमें हीट रिक्वायर्ड है देना, कि हीट आपको देना पड़ेगा। और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलेगा उससे। तो हीट अगर जब देना पड़ेगा तो यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि H2 बड़ा है H1 से, यानी फाइनल एंथैल्पी ज्यादा है इनिशियल एंथैल्पी से, काहे कि हीट आप दिए तो फाइनल एंथैल्पी ज्यादा है इनिशियल एंथैल्पी से। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी हीट देने का जरूरत है तो आप हीट दीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। लेकिन रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है यानी कि हीट लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है, रिएक्शन में से हीट निकल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, यानी फाइनल एंथैल्पी इनिशियल एंथैल्पी से कम होगा, यानी डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ऐसा अगर रिएक्शन है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि हीट निकल रहा है, तो जब हीट निकल रहा है ऊपर से और आप हीट देना चाहोगे तो सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज होगा। ठीक है। और सॉलिड का प्रेशर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है सॉलिड को, तो इसलिए प्रेशर का ऐसा सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं है सॉल्युबिलिटी में। ये सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो लॉ आता है वो हेनरी का लॉ है। तो हेनरी का लॉ क्या है कि पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये भी आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में जब आ जाए लिक्विड और गैस, यानी लिक्विड ही इवेपोरेट करके जब गैस बनने लगे और इक्विलिब्रियम में आ जाए कि वेपर जो है वो लिक्विड बन रहा है और लिक्विड जो है वो वेपर बन रहा है और इक्विलिब्रियम में है, कंसंट्रेशन अब नहीं बदल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। तो इस समय जो वेपर लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और जब सॉल्यूशन डिफरेंट सारा कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है
तो जो भी पार्शियल प्रेशर आएगा किसी भी कंस्टिट्यूएंट का, वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे कि सॉल्यूशन में उसका क्या मोल फ्रैक्शन है। तो ये प्रिंसिपल है हेनरी का। और साथ में जब गैस लिक्विड में डिसोल्व होगा तो ले चटलियर प्रिंसिपल फिर से आएगा, यानी कि फिर से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कि टेम्परेचर किस टाइप का रिएक्शन है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप हीट दीजिएगा या टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट दीजिएगा चाहे टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। फिर है रॉल्ट का लॉ। तो सॉलिड लिक्विड में डिसोल्व हो गया, गैस लिक्विड में डिसोल्व हो गया। अगर लिक्विड लिक्विड में डिसोल्व हो तो ये सॉल्यूट जो है वो भी लिक्विड और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड, इस टाइप का जो सॉल्यूशन रहे तो वहां रॉल्ट लॉ लगेगा। और रॉल्ट लॉ क्या है कि मिक्सचर है दो चीज का, हेनरी लॉ प्लस डाल्टन्स लॉ। डिफरेंस बस इसी चीज का है कि हेनरी लॉ का जो हेनरी कांस्टेंट है रॉल्ट लॉ में वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट हो जाता है। यानी कि मिक्सचर में अगर किसी कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल प्रेशर देखा जाए तो वो होता है वो प्योर सॉल्वेंट में अगर वो कंस्टिट्यूएंट हो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। फिर डाल्टन का लॉ कि टोटल जो पार्शियल प्रेशर बनेगा वो क्या रहेगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रहेगा। और जब सॉल्यूशन रहे और आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ रहे और निकालना रहे कि टोटल प्रेशर इतना है, कंस्टिट्यूएंट कितना प्रेशर इसमें, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कितना आएगा, तो मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कीजिए टोटल प्रेशर से तो आपको मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर उस कंस्टिट्यूएंट का कितना है ये पता चल जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये सब चीज हम लोग पहले भी कर लिए, अब इसके आगे करना है। अब रॉल्ट लॉ का हो गया कि रॉल्ट लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में चलता है कि सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो फिर क्या है कि इसके आधार पे दो टाइप का सॉल्यूशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि जो डिफरेंशिएट नहीं करे सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, कि जिसका इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में भी वही चीज है जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में है और जो सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट के बीच में, यानी सारा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो सेम है। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में भी वही इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में है, और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला देने के बाद सॉल्यूशन के बीच में जो आएगा इंटरेक्शन वो सब सेम है। तो जब सेम रहेगा तो यानी कि आप अगर रिएक्शन करवाओगे तो किसी टाइप का रिएक्शन नहीं होगा, ना एक्सो होगा ना इंडो होगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं। रिएक्शन करने के बाद ना ही कोई आपको ना हीट देने का जरूरत है ना हीट लिबरेट होगा, एकदम सॉल्यूशन नॉर्मल रहेगा। तो यानी कि एक और मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज भी नहीं होगा और वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और एंथैल्पी भी मिक्स करने के बाद वही आएगा जो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का था, यानी कि नो चेंज इन एंथैल्पी, फाइनल वही एंथैल्पी है जो कि इनिशियल एंथैल्पी है। तो ये रहेगा आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन इसको फॉलो नहीं करेगा वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है कि इन हेक्सेन और इन हेप्टेन। तो हेक्सेन में 6 और हेप्टेन में 7, दोनों क्या है एलिफेटिक कंपाउंड है, सिंपल अल्केन है, ठीक है, दोनों अल्केन है, सिंगल बॉन्ड।
कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कंपाउंड। तो हेक्सेन में 7 और हेप्टेन में 7 और हेक्सेन में 6, स्ट्रेट चेन है। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, यानी कि इथेन में आप एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा दो, चाहे क्लोरीन लगा दो, चाहे बेंजीन या टॉल्वेन। तो बेंजीन को आप टॉल्वेन के साथ मिलाओ तो भी आपको आइडियल सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो ये 3 एग्जांपल दिया गया है आइडियल सॉल्यूशन का। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो यानी कि आप अगर मिक्स करोगे तो फिर या तो पॉजिटिव डिविएशन आएगा या तो नेगेटिव डिविएशन आएगा, यानी कि टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट से या तो ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा। तो अगर ज्यादा हो तो यानी कि पॉजिटिव डिविएशन है, और अगर कम हो यानी कि नेगेटिव डिविएशन है। तो ये है आपका पॉजिटिव डिविएशन और ये है आपका नेगेटिव डिविएशन का कर्व। तो अगर पॉजिटिव डिविएशन है तो यानी कि आप जो सॉल्यूशन बनाए तो उसका जो सॉल्यूशन का जो कंस्टिट्यूएंट है वो स्टेबल नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद वो स्टेबल नहीं है, वो सॉल्यूशन से इवेपोरेट हो जा रहा है, निकल जा रहा है। और नेगेटिव डिविएशन है यानी कि जो सॉल्यूशन बना है उसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो स्टेबल है, और इतना स्टेबल है कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट के बीच और सॉल्वेंट के बीच से ज्यादा का है, यानी परफेक्ट रिएक्शन हुआ है, स्टेबल कंपाउंड बना है। तो अगर स्टेबल कंपाउंड अगर बने, मतलब स्टेबल मिक्सचर अगर बने, स्टेबल सॉल्यूशन अगर बने, तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो P1 प्लस P2 से कम रहेगा। तो जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है उसमें एथेनॉल और एसीटोन का है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का। एथेनॉल एसीटोन, एथेनॉल अल्कोहल हो गया जो कंज्यूम करते हैं लोग, कंज्यूम करते हैं हमेशा 40%, मैक्सिमम 40%, जिसका जैसा है अपना। 100% इथेनॉल कोई नहीं कंज्यूम कर सकता। तो इथेनॉल एसीटोन का जो बना है वो भी पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, और कार्बन डाइसल्फाइड अगर एसीटोन के साथ मिलाओ तो वो भी पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। नेगेटिव डिविएशन का है तो उसमें फिनॉल को एनिलीन के साथ मिलाओ, जैसे ये हो गया फिनॉल। बेंजीन में आप अल्कोहल का ग्रुप लगाओ, चाहे एनिलीन हो गया तो बेंजीन में आप अमोनियम अमीन का आप अगर लगाओ साइड में फंक्शनल ग्रुप, तो बेंजीन में आप अगर अमोनियम का अगर फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो एनिलीन बन जाएगा। बेंजीन में अगर अल्कोहल का आप अगर फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉल और एनिलीन का जो बनेगा वो भी नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। क्लोरोफॉर्म में अगर एसीटोन बनाओ तो जैसे ये हो गया, इधर का हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3, और इधर हो गया एसीटोन, ठीक है, CHO, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। और नेगेटिव डिविएशन इसलिए शो करेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से तो कमजोर है, लेकिन थर्ड नंबर पे इसी का हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो इसी कारण से स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब ये तो हो गया पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। एक और टाइप का यही लिक्विड सॉल्यूशन में एक टाइप का बनता है एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स में क्या है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो लिक्विड में जो इसका कंपोजिशन है वही कंपोजिशन इसके वेपर में भी रहता है। तो इसका एग्जांपल ये है कि आप अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप जैसे कि शुगर केन से इथेनॉल अगर बनाओ, या शुगर केन से ही शुगर आप बना रहे हो तो इथेनॉल भी बनेगा ही और वाटर भी होगा। तो ये इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो आपका एजियोट्रॉप है। तो एजियोट्रॉप का मतलब क्या है कि
उसका कंपोजिशन जो लिक्विड में है वही कंपोजिशन आपको वेपर में मिलने वाला है। तो ये जो कंपोजिशन आ जाएगा, इस कंपोजिशन को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हटा नहीं सकते। यानी कि जो इथेनॉल वाटर का बन गया उसमें से आप इथेनॉल और वाटर को हटा नहीं सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो बिल्कुल नहीं, कि टेम्परेचर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कंपोजिशन पे। अब एजियोट्रोप में फिर से दो टाइप का, ठीक है, कंपोजिशन नहीं चेंज होगा। इसमें क्या है कि दो टाइप का, या तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, नहीं तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो फिर से वही कहानी कि अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो यानी कि नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसका जो सॉल्यूशन जो रहेगा वो सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से ज्यादा मजबूत है। और मैक्सिमम बॉइलिंग यानी कि पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, तो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा यानी कि जो इंटरेक्शन है सॉल्यूशन में वो सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से कमजोर है, ठीक है, यानी कि स्टेबल नहीं बना है। जो एग्जांपल है कि जैसे अगर पॉजिटिव डिविएशन का बात किया जाए तो इथेनॉल वाटर हो गया, अगर नेगेटिव डिविएशन का बात किया जाए तो नाइट्रिक एसिड को पानी के साथ आप मिलाओ, HNO3, ठीक है। क्या कंपोजिशन है, एजियोट्रोप का कंपोजिशन क्या है, तो 68% नाइट्रिक एसिड होगा और 32% वाटर होगा मास से, ठीक है। अब रॉल्ड लॉ भी हो गया, सारा लॉ भी हो गया, तो अब क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, कि उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, कितना मोलैरिटी है, बेसिकली मोलैरिटी पे ही डिपेंड, मोलैलिटी पे ही डिपेंड करेगा, मोलैरिटी भी नहीं, मोलैलिटी, ठीक है, MOLALITY, मोलैलिटी, यानी सॉल्यूट का कितना मोल्स है डिवाइडेड बाय मास कितना है सॉल्वेंट का। तो अब जो हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें एज्यूम किए हैं कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो वोलेटाइल नहीं है। तो वोलेटाइल नहीं है यानी वेपर नहीं बनेगा, तो वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा इस सॉल्यूट के कारण। तो जब सॉल्यूट जो है वो अगर वेपर प्रेशर में कंस्टिट्यूएंट नहीं है, कि वेपर प्रेशर में उसका कोई योगदान नहीं है, तो यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम रहेगा। अगर सिर्फ सॉल्वेंट रहता तो सिर्फ सॉल्वेंट रहता तो उससे कम है सॉल्यूशन का जो प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो ये जो डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, तो उसके कारण से क्या क्या है, तो ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कि रिलेटिव डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर, पहला चीज। दूसरा चीज है जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला हुआ है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। और साथ में ऑस्मेटिक प्रेशर को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर का यूज करते हैं हम लोग अपना जो भी घर में अभी RO चल रहा है, ठीक है, और भी कहेंगे जो भी अभी प्यूरिफाइड वाटर हम लोग यूज करते हैं, तो इसी ऑस्मोसिस का ही यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोसिस तो सेकेंड लॉ को फॉलो करता है, ऑस्मोसिस तो नेचुरल फेनोमेनन है। लेकिन नेचुरल फेनोमेनन से उल्टा जाना है हम लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कितना प्रेशर चाहिए, तो ये भी डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है कि सॉल्यूट कितना है। नेचर ऑफ सॉल्यूट में डिपेंड नहीं करता है कि किस टाइप का सॉल्यूट है, डिपेंड बस इस पे करेगा कि सॉल्यूट है कितना, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आएंगे तो रॉल्ट लॉ से ये पता चला कि जो भी सॉल्यूशन बनने के बाद अगर किसी भी अगर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा। तो जो रिडक्शन इन
पार्शियल प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, वो सिर्फ अगर सॉल्वेंट रहे तो माइनस जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में है, तो यानी कि P01 इंटू X2 आएगा। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन का भी वही चीज है कि सारे मोल फ्रैक्शन को आप अगर ऐड कीजिएगा सारे कंस्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन का, तो वैल्यू आने वाला है 1। तो ऐसे करके ये भी आ गया। तो फिर रिलेटिव प्रेशर जो डिक्रीज हुआ, रिलेटिव का मतलब चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल है वो प्रोपोर्शनल है X2 के, यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना सॉल्यूट का है। इसी फॉर्मूला को जो आया है उसको आप पूरा इलेबोरेट कीजिए, तो इलेबोरेट कीजिएगा तो ये सब आएगा। ठीक है, तो ये सब तो दिया हुआ ही है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, कि जितना वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर वेट, तो ऐसे करके निकल जाता है। अब है सेकंड पॉइंट, अब जैसे कि रिलेटिव डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर तो हो गया, अब है कि बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज कर रहा है वो कैसे। तो अब क्या है कि कभी भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो PV इज इक्वल टू nRT है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब पार्शियल प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में हो जाएगा तो फिर बॉइलिंग चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर सॉल्यूट डाला हुआ है और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि आप हीट जितना भी देते जा रहे हो वो सॉल्यूट एब्जॉर्ब करते जा रहे हो, तो यानी कि आपको ज्यादा टेम्परेचर देने का जरूरत पड़ गया। तो ज्यादा टेम्परेचर देने का मतलब है यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और साथ में पिछले में भी देख चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब बढ़ेगा तो डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी होता है। तो ये सब है, तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर सिर्फ सॉल्वेंट रहता तो कितना, तो ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी किसके प्रोपोर्शनल है, तो मोलैलिटी के। जैसे पिछला प्रोपोर्शनल किसके अंदर, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, तो मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यहाँ जो मोलैलिटी है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट है ये। हमेशा मोलैलिटी जब भी निकलेगा तो सॉल्यूट का ही निकलेगा, सॉल्वेंट का भी निकल सकता है लेकिन सॉल्यूट का ही बात चल रहा है, तो सॉल्यूट। और ये जो केबी है वो कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, और जो कोएफिशिएंट है इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कोएफिशिएंट, चाहे मोलर एलिवेशन कोएफिशिएंट, चाहे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है वो इसी फार्मूला में आएगा और आपको कहीं फार्मूला में नहीं दिखने वाला है। फिर से मोलैलिटी निकाल लीजिए, फार्मूला में पुट कीजिए तो वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डिफ्लेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब क्या है कि फ्रीज करना है आपको, जमा देना है, लेकिन जमाना है और साथ में सॉल्यूट है, सॉल्यूट पहले से सॉलिड है। ठीक है, तो अब यानी कि सॉल्वेंट में जो कुछ भी आएगा वो भी फिर से एब्जॉर्ब करना चालू करेगा, जो भी हीट आप दीजिएगा। ठीक है, हीट आप निकाल रहे हो तो हीट निकालोगे तो जो सॉल्यूट है उससे भी हीट निकलेगा, तो यानी कि और ज्यादा हीट निकालने की जरूरत पड़ा, तो और ज्यादा हीट निकालने की जरूरत पड़ा यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज करेगा तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है और जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। तो ये भी हो गया। फिर क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट को भी आप समझ लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो बॉइलिंग चालू होता है, और फ्रीजिंग कब होता है कि जब सॉलिड फेज जो रहे उसका पार्शियल प्रेशर लिक्विड फेज के अगर पार्शियल प्रेशर के बराबर है तो फ्रीजिंग आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है
और सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, तो फिर चेंज भी आप निकाल दीजिएगा। तो जैसे ये चेंज क्या आएगा देख लीजिए, अभी आपको देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर से प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के, सॉल्यूट के। और जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, चाहे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, चाहे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और फिर से ये जो कांस्टेंट है वो इसी फार्मूला में यूज होगा। अब क्या है, केएफ और केबी निकालने का जो फार्मूला है वो ये फार्मूला से आप निकाल सकते हो कि ठीक है ये सब चीज तो हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, ये सब चीज तो हो गया। अगर केएफ और केबी नहीं दिया रहे और आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? तो हर जगह क्या है कि आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो बेसिक क्या है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है किसी भी प्रोसेस के लिए। और कोई भी अगर साइकिल हो जाए तो जैसे कि जो एनर्जी है वो पॉइंट फंक्शन है, और इनिशियल पॉइंट जब फाइनल पॉइंट के बराबर हो जाए यानी कि चेंज इन एनर्जी जीरो फॉर ए साइकिल, तो यानी कि फॉर ए साइकिल जो चेंज इन हीट है वो चेंज इन वर्क है। तो चेंज इन हीट अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो यानी कि mcp डेल्टा टी है, और वर्क इज इक्वल टू pv, और pv इज इक्वल टू mrt। तो अब मान लो mcp डेल्टा टी है तो यानी कि इंथैल्पी है डेल्टा एच है, तो इसको पुट करो डेल्टा एच है जो फार्मूला है उसमें पुट करो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू mrt। फिर डिवाइड कर दो अगर फिर से टेम्परेचर से, तो डेल्टा एच क्या है, स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये सीपी मतलब हीट कैपेसिटी। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से देखा जाए तो मास फिर मल्टीप्लाइड होगा इसमें, ठीक है, तो ये फार्मूला से आपको निकल जाएगा हर जगह। तो अगर केएफ निकालना है तो आपको टीएफ लेना पड़ेगा, और अगर केबी निकालना है तो फिर आपको टीबी लेना पड़ेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ऐसा करके निकल जाएगा, ठीक है। जो डेल्टा एच है वो फ्यूजन दिया रहेगा, अगर फ्रीजिंग का बात है तो डेल्टा एच फ्यूजन दिया रहेगा, और अगर बॉइलिंग का बात रहेगा तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया रहेगा। अब है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हम लोग समझ गए कि वो प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। कि इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कैसा है इस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो अब ऑस्मोसिस पढ़ेंगे और रिवर्स ऑस्मोसिस का है कि जो एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में वो रिवर्स ऑस्मोसिस का ही है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो भी हो रहा है, आरओ जो भी लगा हुआ है आपके घर में या कहीं भी, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो हो रहा है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के कारण हो रहा है। क्योंकि जो ऑस्मोसिस है वो नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस का मतलब एंट्रोपी बढ़ना, यानी कि अच्छा से बुरा होना, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस करके हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करते हैं। तो ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्वेंट मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, यानी कि जो प्योर वाटर है वो इम्प्योर हो जाएगा, और हमको बनाना है इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर। तो इसके लिए जो प्रेशर लगेगा कि इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर के बीच में ले जाने के लिए और पास करवाना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसा है कि वो सॉल्वेंट को तो पास करने देता है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास करने नहीं देता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग को पढ़ना है, और रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर चाहिए उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले तो प्रेशर जान लेते हैं कि प्रेशर निकलेगा कैसे। तो कोई भी पॉइंट पे अगर जो प्रेशर हम लोग जो
नोट करते हैं कि प्रेशर कितना है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है किसी भी पॉइंट पे। तो मान लो अगर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और साथ में इतना सारा लिक्विड कॉलम भी है, तो इस लिक्विड कॉलम का भी वेट है, तो वो जो वेट है वो रो जी एच है। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी मतलब ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच मतलब हाइट कि कितना बड़ा ये कॉलम है। फ्री सरफेस से ही हमेशा मेजर करते हैं हाइट को। और ये जो है वो गेज प्रेशर है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। तो गेज प्रेशर निगेटिव भी हो सकता है, तो जो निगेटिव होता है उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस तो नेचुरल प्रोसेस है और हम लोग को यूज करना है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दोनों ऑस्मोसिस रहे चाहे रिवर्स ऑस्मोसिस रहे, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, काहे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से डिफरेंशिएट करना है, तो बीच में एक बाउंड्री को होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बाउंड्री लगा दिए, इधर अपना प्योर सॉल्वेंट है, इधर इम्प्योर सॉल्वेंट है, तो इधर से प्रेशर लगाइए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होगा कि सॉल्यूशन इधर फ्लो करना चालू करेगा, लेकिन सॉल्यूट तो फ्लो कर नहीं पाएगा, काहे कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन उसको फ्लो करने देगा नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो इम्प्योर वाटर से आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे कैसे? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकलेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। फिर इसी फार्मूला में आप पुट कीजिएगा कि ये तो मोलैरिटी है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लगा दीजिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आ जाएगा। तो इससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी पता चलेगा। तो जैसे ऑस्मोसिस क्या है? नेचुरल प्रोसेस है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि हमको इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर चाहिए, तो उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस लगता है। और जो प्रेशर जनरेट है वो मतलब प्रेशर जो चाहिए वो इससे निकल गया। अब क्या है कि अगर दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम रहे, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहे तो इसका मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगा। और इसी कारण से आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही यूज करते हैं जब किसी को स्लाइन चढ़ाना रहे या कोई भी चढ़ाना रहे, खास करके स्लाइन ही, कि अगर किसी को स्लाइन चढ़ाना रहता है बॉडी में तो यूज करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि किसी के ब्लड में क्या है कि जो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन है, कि किसी के ब्लड में जो सॉल्ट है, सॉल्ट तो है ही, आपके बॉडी में सॉल्ट है, और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है मोलैरिटी में वो है 0.9%। तो यानी कि जो आप सॉल्यूशन आप अगर ब्लड में अगर क्या कि इंट्रावेनस ही है, यानी कि आपके नस से ही चढ़ाया जाएगा, जो भी स्लाइन चढ़ता है वो नस से ही चढ़ता है। तो नस में आप अगर कुछ डालिएगा तो ब्लड के मोलैरिटी के साथ उसको मैच करना चाहिए, सॉल्ट के कंसंट्रेशन को, तो मैच करवा के ही चढ़ाया जाता है। अब क्या है कि अगर मैच नहीं किया, या होता भी है क्योंकि हमको जिस टाइप का मैकेनिज्म चाहिए उस टाइप का मैकेनिज्म कर सकते हैं कि भाई किसी का अगर ब्लड सेल स्वेल कर गया या किसी का ब्लड सेल श्रिंक कर गया, तो हमको हाइपरटोनिक नहीं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। तो हाइपरटोनिक मतलब उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोटोनिक मतलब उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है। तो यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा तो यानी कि जो ब्लड सेल है उसका पानी निकल के चला जाएगा, यानी कि ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर चढ़ा है। तो हाइपोटोनिक अगर रहे यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन इसका कम है, तो फिर अगर आप चढ़ाइएगा तो यानी कि जो ब्लड सेल है वो स्वेल करेगा, ठीक है, फूल जाएगा। तो इसी कारण से क्या होता है कि लोग जो ज्यादा नमक खाता है, ठीक है, तो अगर नमक ज्यादा खाएगा तो उससे होता क्या है कि उसका ब्लड सेल स्वेल कर जाता है, कि ब्लड सेल में ज्यादा कंसंट्रेशन है, कि ब्लड सेल ही मूव कर रहा है, वो
एक्सट्रैक्ट कर रहा है एनर्जी के लिए। जो भी आपके इंसेंटाइन है वो इंसेंटाइन से अब्सॉर्ब करता है ब्लड सेल से। तो अगर मान लो कि ब्लड सेल में ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन है तो यानी कि जो बॉडी का है वो बॉडी का जो सॉल्वेंट यानी वाटर है वो चला जाएगा ब्लड सेल में, तो इससे ब्लड सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। और स्वेलिंग ऑफ ब्लड सेल के कारण जो प्रॉब्लम होता है, जो बीमारी होता है, उसको बोलते हैं एडेमा। और इस एडेमा के कारण हार्ट फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है और लीवर फेलियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत खराब बीमारी है, इसलिए ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ऑस्मोसिस का यूज कहाँ होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है पॉलीमर बनाने में, प्रोटीन बनाने में और माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने में, यानी कि ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाने में। ठीक है, और ये जो भी है प्रोटीन हो जाए, पॉलीमर हो जाए, चाहे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम लोग जो बनाएंगे, ये सब लो टेम्परेचर स्टेबल है, यानी कि लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। और जो प्रेशर लगता है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। इसलिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हाई प्रेशर चाहिए। उसके बाद सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन जो है, जो कि आगे पढ़िएगा सेलुलोज एसीटेट का है, ये भी महंगा है। तो इसलिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बहुत महंगा प्रोसेस है, तो हम लोग को पानी बचाना चाहिए। ठीक है, सही उपयोग करना चाहिए पानी का। इसके अलावा क्या है कि सॉल्ट का यूज करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन के लिए भी, कि कोई भी मीट को अगर रेफ्रिजरेट करना हो, ज़्यादा समय के लिए बचाना हो, तो सॉल्ट से प्रिजर्व भी करते हैं। क्योंकि सॉल्ट से प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जब बैठेगा मीट पे उसको खराब करने के लिए, मतलब वो मीट को खाएगा और मीट खराब हो जाएगा, कि वो रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो लेकिन आप अगर सॉल्ट से अगर पूरा मीट को अगर झाँप दिए तो उससे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया के अंदर का जो सॉल्वेंट है, चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स रहे, चाहे ब्लड रहे या कुछ भी रहे, तो वो मूव कर जाता है उसके बॉडी से बाहर के सॉल्ट के हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है, कहे कि अंदर में सॉल्वेंट जाता है, बाहर में सॉल्वेंट कम है, और बाहर में सॉल्यूट जाता है, अंदर में सॉल्यूट कम है। तो ऐसे करके जो मूवमेंट होता है तो बैक्टीरिया क्या है, श्रिंक कर जाता है, उसका बॉडी श्रिंक कर जाएगा और मर जाता है बैक्टीरिया। तो इससे प्रिजर्वेशन ऑफ मीट भी होता है। ठीक है, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रेशर को समझाया गया, प्रोसेस को समझाया गया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर कैसे होता है, कि आपको बीच में सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन देना है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है, और सॉल्ट वाटर से आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। और जो सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो सेलुलोज एसीटेट का यूज करते हैं। अब इतना हो गया, उसके बाद फिर क्या है कि हम लोग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाले कि elevation of the boiling point, depression of the freezing point, relative decrease in the partial pressure of the solvent, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये सब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग को जो मास ऑफ द सॉल्यूट आया, ये एग्जैक्टली सही है कि नहीं, ये निकालने के लिए एक करेक्शन फैक्टर को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वैंट ऑफ फैक्टर। तो वैंट ऑफ फैक्टर आप अगर लगा दिए फॉर्मूला में तो आपको जो मॉलिक्यूलर मास आएगा सॉल्यूट का वो एकदम सही आएगा। क्यों? क्योंकि वैंट ऑफ फैक्टर बताता है आपको कि जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट करेगा कि नहीं या एसोसिएट करेगा कि नहीं। तो अगर एसोसिएशन होता है कि आप अगर सॉल्यूट को डाले हैं सॉल्वेंट में, मान लो सॉल्ट है, तो सॉल्ट कैटायन और एनायन में बदलेगा, चाहे जिसमें भी कोवैलेंट कंपाउंड है तो कोवैलेंट में बदलेगा, तो जिस टाइप से भी रहे। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स में जो टूटेगा तो वो सिमिलर मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड रहेगा या एसोसिएट कर जाएगा, तो ये बताता है वैंट ऑफ फैक्टर। तो वैंट ऑफ फैक्टर अगर कम है, ठीक है, 0.5 से कम है, ठीक है, तो एसोसिएशन होता है। ठीक है, देखो लेस देन यूनिटी होता है कब, एसोसिएशन में। वैंट ऑफ फैक्टर क्या है कि अगर एक से कम है तो यानी कि एसोसिएशन होगा, और एक से अगर ज्यादा है तो डिसोसिएशन होगा, यानी कि टूटेगा।
अगर वैल्यू 2 है, 3 है, जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ता जाएगा डिसोसिएशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, और 1 से जितना कम होगा एसोसिएशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, 1 से जितना कम एसोसिएशन उतना ज्यादा, 1 से जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना ज्यादा। ठीक है, तो जैसे एसिटिक एसिड को हम लोग जैसे एग्जांपल में जैसे एसिटिक एसिड को लिए हैं और सॉल्वेंट में मिलाए हैं, तो ये क्या है, बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और कौन सा सॉल्वेंट में, कि उस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ऐसा सॉल्वेंट में आप अगर एसिटिक एसिड को मिलाएंगे तो एसोसिएशन होगा, और एसोसिएट करके बेंजीन जैसा फॉर्मूला ये बना लेगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी है, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। या आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जाना चाहो कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो में बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। तो ऐसे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल गया। फिर वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का भी ये सब फॉर्मूला है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉर्मल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एबनॉर्मल, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल आफ्टर या एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो ऐसे करके इवेंट ऑफ फैक्टर निकल सकता है। नहीं तो फिर जो फॉर्मूला आप पढ़े हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला सब, उसमें बस आई को लगा दीजिए तो आपका फॉर्मूला भी सही, और अगर फॉर्मूला से इवेंट ऑफ फैक्टर निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट।